चले जी। कोशिश ये करनी है कि अभी ईयर एंड आ जाएगा, आप लोग सारे के सारे थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे, तो हम एक काम ये कर सकते हैं। नॉर्मली सीफएप का जो कोर्स स्टार्ट होता है वो रिस्क रिस्क वाले टॉपिक, और जब रिस्क के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ हमारी 10-15 क्लासेस चलती रहती है। और वो रिस्क वाला सवाल तो ऐसा होता है कि वो पूरे बैच चल रहा होता है। लाइक लास्ट बैच में भी जो एक स्पेसिफिक सेशन था जिसके अंदर हमने एक दिन का पूरा एक वर्कशॉप रखा था कि सारे आईएफआरएस और उनके रिस्क और उनके प्रोसीजर्स और उनकी रिपोर्टिंग वो लेके आ रहे हैं। भाई जरूरत नहीं है, रहने दो उसको, नहीं हम जरूरत नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज क्लियर आ रही है बेटा? वीडियो क्लियर है? तो इस बार हमने ये करा है कि यार एटलीस्ट हम एक काम ये कर लें कि अभी सीजन तक आप लोग अवेलेबल होंगे, इतना कोई टफ रूटीन होगा नहीं आपका, तो हम सैटरडे संडे एटलीस्ट क्लासेस लगा के जो वो टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों ने कैफ में नहीं पढ़े हुए, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वो सीफा पे टॉपिक किस तरीके से है। और वो नॉर्मली एक एक दो दो क्लासेस के टॉपिक है, तो वो हमारी इंशाल्लाह कवरेज भी होती रहेगी। सही है। आज की क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है आइजा 402। आइजा 402। आज की क्लास हमने एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है आइजा 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। अच्छा, ये होता क्या है सुनिएगा। इस वर्ड को भी रहने देंगे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ये एक सिंपल सा ऑडिट क्या होता है पहले इसको समझ लें। इसको नोट अभी ना करें, जल्दी देखते रहे यहाँ पे। एक सिंपल सा ऑडिट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करें। मैं अगर एक कंपनी को ऑडिट करता हूं, सही है, और फॉर एग्जांपल आप लोग फॉर्म में जाएंगे अभी और आप लोगों को लेट से पहला एरिया पेरोल का असाइन कर दिया जाएगा, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप पेरोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे। पेरोल की आईजा 315 के हिसाब से आप क्या ऑब्टेन कर रहे होंगे, आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे होंगे। और अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन क्यों कर रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग इसलिए ऑब्टेन कर रहे होंगे ताकि पेरोल के ऊपर आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें और असेस कर सकें। ये आप एक काम कर रहे होंगे, सही है। और पेरोल के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स की भी अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे, ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल। तो आपने तो इंटरनल कंट्रोल की भी अंडरस्टैंड क्यों, ताकि वो जो हमारा ऑडिट रिस्क का कंपोनेंट होता है इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क, वो आप आइडेंटिफाई कर लें। जब तक आपको इनहेरेंट रिस्क ही नहीं पता होगा, आपको कंट्रोल रिस्क ही नहीं पता होगा, आप ना सैंपल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं, ना आप रिस्पॉन्सेस डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बात समझ आती है। तो जब मैं किसी भी एरिया को ऑडिट करता हूं तो मेरा पहला काम होता है कि मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी। अब मसला क्या है, मसला सिर्फ और सिर्फ इतना है। अच्छा, मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन क्यों करता हूं, ताकि रिस्क को आइडेंटिफाई कर। और जब मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूं ना, अभी आप इंशाल्लाह फर्म में जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि जी, लाइक अगर कोई फर्गसन में होगा तो उससे कहा जाएगा जी सिस्टम नोट्स बनाए, सही है, पिछले साल के सिस्टम नोट्स को अपडेट करते हैं। वो सिस्टम नोट्स होते क्या है, या वो अंडरस्टैंडिंग होती क्या है, या वॉक थ्रूज होते क्या है, कि पेरोल में ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट होती है, कैसे प्रोसेस होती है, कैसे रिकॉर्ड होती है। इन सारे प्रोसेसेस में कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं, कंट्रोल्स मैनुअल है कि आईटी कंट्रोल है, ऑटोमेटेड कंट्रोल है, ये सारी अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल पेरोल की बात अगर आपसे करूं तो पेरोल में होता क्या है भाई, ट्रांजैक्शन इनिशिएट कब होगी, जब एक बंदे को, जब एचआर वाला हायर करेगा। एचआर वाला अपने ओर से तो हायर नहीं करेगा, नीचे से एक रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई हमें फला डिपार्टमेंट में 4 बंदों की जरूरत है, यूं ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है, सही। उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, फिर एचआर वाला एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता है और सारी ये जो एजेंसीज है इनसे कॉन्टेक्ट करता है। इसके बाद जाके बंदा आता है, इंटरव्यूज वगैरह होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, बंदा सेलेक्ट हो जाता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर बनता है। अपॉइंटमेंट लेटर में एक बंदे का सिग्नेचर आ रहा होता है, फिर वो बंदा ज्वाइन करता है, फिर उसका नाम एम्प्लॉय की लिस्ट में आ जाता है, सही। जब लिस्ट में आ जाता है तो फिर इसको मंथ एंड पे पेरोल प्रोसेस हो रहा होता है, फिर उसको पेमेंट हो रही होती है। सारा एक प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन ऐसे इनिशिएट होती है, इस तरीके से प्रोसेस होती है और इस तरीके से रिकॉर्ड होती है। इसके दौरान कोई बंदा रिजाइन भी करके चला जाएगा। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे हो रही है, प्रोसेस, आप मुझे पता है ना, पेरोल पे काम क्या करेंगे। आपको अब पता चला ना, हाँ यार, कि एक अपॉइंटमेंट लेटर बनता होगा, तो इट मींस इस साल जितनी भी एडिशंस होंगी उसके मुझे क्या ऑब्टेन करना है, अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा जी, जो छोड़ के गया है उसके क्या ऑब्टेन करना है। अच्छा जी, एम्प्लॉय की एक मास्टर फाइल मेंटेन होती है। अच्छा जी, ये कंट्रोल है, एचआर का ये बंदा साइन करता है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का ये बंदा। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा, आप कभी भी रिस्पॉन्स नहीं बना सकेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। ये सारा काम बड़ा आसान है, और आसान इसलिए बिकॉज 3 पार्टी रिलेशनशिप में एक मैं हूं और एक मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट ये काम करती है, सालों साल करती आ रही है, तो मैं मैनेजमेंट से यही सारी चीजें पूछ लेता हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक आप लोग शायद आईक्यू के ऑडिटर नहीं है,
बट आईक्यूब में रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे होता होगा इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। क्यों? आप फीस जमा करवा रहे होते हैं, आपको पूरा प्रोसेस पता है, इस बंदे से कांटेक्ट करते हैं। तो इस जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पता होगी, आप आईक्यू के रेवेन्यू पे ना ही टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर सकेंगे, ना ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने के, आप कहेंगे यार मैं तो एडमिशन फॉर्म देखूंगा, सही है, मैं वो जो वाउचर बनता है मैं उसको देखूंगा, वाउचर सिक्वेंशियली नंबर्ड है तो ये तो कंट्रोल्स की साइड में चला गया, मैं इन कंट्रोल्स को टेस्ट करूंगा। तो जब तक आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप कभी भी क्रिप्टो को ऑडिट कैसे करेंगे मेरे भाई? क्रिप्टो को ऑडिट कैसे करोगे? क्रिप्टो को ऑडिट कैसे करोगे? The point is, if you don't have the understanding of any area, you can't design the audit procedures. If you don't have the understanding of any area, you can't design the audit procedures. क्या यहाँ तक बात? You can't even procedures तो बात की बात है, you can't even identify the risk. तो जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मैं रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, जब मैं रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकता तो उसके अगेंस्ट में ऑडिट प्रोसीजर। ये बात समझ आती है? ये वो काम है जो हम कैफ में करते थे, ये वो काम है जो हम कैफ में कर रहे होते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे होते हैं। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है, मैं आपके सामने दो प्रैक्टिकल एग्जांपल रखूंगा, और ये वो आइजाज है जो अक्सर बच्चा मुझसे पूछ भी रहा होता है। आप अपने 3.5 साल की आर्टिकलशिप गुजार दें, शायद ही इस आइजा के ऊपर आपको काम करने को नाम लूंगा। मतलब मैंने अपने 13 साल की मैंने अपने 13 साल के फर्म की लाइफ में मैंने 2 क्लाइंट्स में इन आइजाज को अप्लाई होते हुए देखा है, 2 बड़े क्लाइंट्स में, सही है। तो ये नॉर्मली ऐसा नहीं है कि आप आर्टिकलशिप कर रहे होंगे तो आपको ये, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं वो क्लास में एग्जांपल्स आपको ऐसी कोट कर दूं कि आप उसको, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं कि जो आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं और उनके सामने से ये चीज गुजर रही होती है, लेकिन उनको कभी पता ही नहीं होता कि ISO 400 तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सही है। तो हमने इंशाल्लाह कोशिश करना है कि हमने आज की क्लास में एग्जांपल्स को ऐसे समझना है कि आप कभी भी ऑडिट करने जाएंगे आप समझ जाएंगे कि क्या ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। अच्छा सुनिएगा, SSGC एक बहुत बड़ा नाम, ठीक है जी। क्या उसका बिल पे करने के लिए तुम SSGC के ऑफिस में जाते हो? कहाँ जाते हो? बैंक में जाते हो। ये समझेगा मेरी बात को, SSGC का बिल पे करने के लिए आप, अच्छा SSGC सोचता होगा यार मैं हर शहर में हर मोहल्ले में अपने ऑफिस, उसकी तो कॉस्ट ज्यादा है, तो हर मोहल्ले में हर शहर में तो ऑलरेडी ब्रांचेस हैं बैंक के, तो मैं क्यों ना इनके साथ एक अरेंजमेंट कर दूं। मेरा एक फंक्शन है क्या? बिल कलेक्शन का। मेरा एक फंक्शन है किस चीज का? बिल कलेक्शन का। मैं इस बिल कलेक्शन को क्या कर दूं? आउटसोर्स कर दूं। किसको आउटसोर्स कर दूं? एक बैंक को, जिसका नाम है तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक। लेट्स से मैं रादर देन सारे बैंक से एग्रीमेंट करूं और हर किसी से मुंह लगूं, मैं एक बैंक से मुंह लगता हूं और वो बैंक सारे बैंक से कोऑर्डिनेट करेगा, बिकॉज तो वैसे ही डेली बेसिस पे कर रहा था। मैं तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक अभी भी कहता है यार आज मेरे अकाउंट में आपके इतने पैसे गिरे और आपके अकाउंट में मेरे इतने पैसे गिरे। आप जाते हैं HBL के क्या कहते हैं ATM मशीन में और आपके पास कार्ड लेट से तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक का होगा, आप वो डालेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, HBL डेट पे आपसे क्लेम करेगा भाई तुम्हारा कस्टमर आया था मेरे ATM से इतना पैसे लेके चले गए, आपका तो यार तुम्हारा भी कस्टमर आया था मेरे पास, तो ये डेट था वैसे ही कोऑर्डिनेट। तो ऐसे ने सोचा क्यों ना ये जो बिल कलेक्शन है इसको मैं क्या कर दूं? आउटसोर्स कर दूं। किसको आउटसोर्स कर दूं? एक बैंक को, एक सर्विस। ये जो तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक है ये कहलाता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये कहलाता है सर्विस। जब आप अपना एक फंक्शन क्या कर दो? आउटसोर्स कर दो, तो ये क्या कहलाएगा? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहलाएगा? नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये कहलाएगी यूजर एंटिटी। ये कहलाएगी, जब थोड़ा सा फाइनल में आ रहे हैं बच्चों एक्टिव रहना, ये क्या कहलाएगी? यूजर एंटिटी। अच्छा SSGC का अगर ऑडिटर डिलॉइट है तो डिलॉइट कहलाएगा यूजर ऑडिटर। अब तक हम ऑडिटर पढ़ते थे, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा यूजर ऑडिटर। एक और ऑडिटर भी अभी आएगा, उसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। तो इसका मतलब है अगर डिलॉइट SSGC का ऑडिट कर रहा है और जब SSGC का ऑडिट करता है और जब अंडरस्टैंडिंग लेने आता है तो वो कहता है भाई ट्रांजैक्शन ऐसे इनिशिएट होती है कि हर मंथ एंड पे मेरा बंदा जाता है मीटर रीडिंग करके आता है और मीटर रीडिंग के ऊपर ये कंट्रोल्स है, फिर वो मीटर रीडिंग लेके यहाँ पे SSGC हेड ऑफिस आता है, हेड ऑफिस में वो मीटर रीडिंग के नंबर्स को पंच करते हैं तो फिर सिस्टम रेवेन्यू का बिल जनरेट करता है, गैस बिल। जब गैस बिल जनरेट करता है वो कस्टमर्स को डिस्पैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता, क्यों क्या होता है?
बाकी बाकी फंक्शन क्या है, आउटसोर्स्ड। तो ये जो काम है ये मैं नहीं करता। अच्छा, अगर ये काम एसएसजीसी कर रहा होता तो आप एसएससी वाले के साथ बैठते और आप कहते भाई बताओ, कस्टमर बिल लेके आता है, क्या प्रोसेस है, क्या कंट्रोल्स है, क्या रिकॉर्ड बनता है। अब ये काम कौन कर रहा है? इट मींस जो आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी थी उसकी एक अंडरस्टैंडिंग शायद 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 किसके पास मौजूद है? सर्विस और बैंक नहीं बोल रहा है, शायद किसके पास मौजूद है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद है। क्या अब अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो क्या मैं बिल कलेक्शन के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई कर सकूंगा? जब मैं बिल कलेक्शन के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकूंगा तो क्या मैं कोई प्रोसीजर डिजाइन कर सकूंगा? जब मैं प्रोसीजर डिजाइन ही नहीं कर सकूंगा तो क्या मैं कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर सकूंगा? जितने आइजाज हमने कैश में पढ़े हुए थे वही यहाँ पे डंप होंगे, बस कुछ एक दो वर्ड्स है जिनका बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? हम सारे यहाँ पे 2 मिनट दे रहा हूँ, उसको नोट करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो बेटा? पहला काम क्या करना होगा आपको, सुनिएगा मेरी बात, सिनेरियो क्लियर है कि इस वजह से क्योंकि आपने आउटसोर्स किया तो इसलिए आइजा ने भी एक स्टैंडर्ड जारी किया जिसका नाम क्या है, आइजा 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें काम क्या है सुनिए। इसका पहला काम है, स्टैंडर्ड के 2 ही ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव 1 और एक ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव याद आ रहा है क्या आपका? हाँ भाई याद आ रहा है। ऑब्जेक्टिव 1 क्या होगा मेरे भाई? जबरदस्त, टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग। टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? 2 चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। एक तो लाजमी है जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल्स, एक ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स। तो एक तो अंडरस्टैंडिंग लाजमी है जिसका नाम है इंटरनल। ये जो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट है ये तो आप ऑलरेडी एसएसजीसी से ऑब्टेन कर चुके हैं। यहाँ पे जो आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है उस आउटसोर्स फंक्शन की लेनी है जो कि आपने क्या कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेंगे? कि कौन सी सर्विसेज आपने क्या करी है, आउटसोर्स करी है। दूसरी चीज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग इट्स मटीरियलिटी। तीसरी चीज डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। ये 3-4 चीजें हैं जिसकी आपने एज एन ऑडिटर क्या ऑब्टेन करनी होगी, अंडरस्टैंडिंग। पहली चीज कि यार कौन सी सर्विस, जो सर्विस आउटसोर्स की है उसकी, चले नोट नहीं करना, हम यहाँ देख कर जो सर्विस आउटसोर्स की है उसकी नेचर क्या है। सुनते रहिए। आप अभी इंशाल्लाह क्लाइंट्स पर जाएंगे, खाना पीना करेंगे, तो खाना पीना वो सीएफओ नहीं बनाता होगा, वो खाना पीना उसने, और तो वहां पे ऐसा 402 अप्लाई नहीं करना। सही, ऐसा नहीं आप जॉब इंचार्ज के पास जाकर जी क्यों, बिकॉज द ट्रांजैक्शन क्या है, या जब आप एंटर हो रहे होंगे तो गार्ड होगा, वो गार्ड भी कंपनी का नहीं होगा, वो भी क्या होगा, आउटसोर्स होगा, क्योंकि वो मटेरियल मेरे लिए नहीं है। वो नेचर ऑफ द सर्विस ऐसी है, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन ऐसी है कि वो मेरे लिए मटेरियल नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और वो मुझे यहाँ समझने की कोशिश करेगा 402 का मतलब क्या है। 402 का मतलब है कि तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक एसएसजीसी को कह रहा है कि आज के दिन 10 अरब मिले और उसके बेसिस पे एसएसजीसी आज एक एंट्री पास कर रहा है, बैंक डेबिट 10 अरब से, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 10 अरब से। ये जो एंट्री वो रिकॉर्ड कर रहा है उसको बनाने वाला, उसको प्रोसेस करने वाला कोई और है। ये बात समझ आ रही है? या खाने पीने का कोई मसला नहीं है कि अगर वो सिक्योरिटी गार्ड के आउटसोर्स होने से आपके एफएस में कोई एंट्री नहीं आ रही है एक्सपेंस के अलावा, मतलब सिक्योरिटी गार्ड आपको नहीं कह रहा कि रेवेन्यू इतने का रिकॉर्ड करो। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही? अच्छा, तो मैंने अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी इंक्लूडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल। डिग्री ऑफ इंटरेक्शन क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड पे रख रहा हूं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए समझाऊंगा। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा क्यों होता है मैं थोड़ी देर में इसको बताऊंगा। अच्छा, यहां तक बात समझ आती? अच्छा, इन चीजों की आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है प्यारे बच्चों, हमेशा 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 याद रखिएगा पहला नंबर किसका होगा, यूजर एंटिटी। आप यूजर एंटिटी के ऑडिटर हैं, पहला नंबर किसका होगा, आप यूजर एंटिटी से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे। सुनिएगा मेरी बात को, हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किससे करेंगे, आप डायरेक्ट तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास नहीं जाएंगे। आप किससे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, आप यूजर एंटिटी को कहेंगे यार एक बात बताओ, ये इतना बड़ा बिल कलेक्शन आउटसोर्स किया हुआ है, तुम्हारे पास कोई कंट्रोल है?
तुम्हें पता है वो लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे जैसे एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी, एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, वो अरबों की चीज आउटसोर्स करते हो और उनके पास कोई कंट्रोल ही ना हो कि वो कितना पैसा आया कितना पैसा नहीं आया और वहां पे ट्रांजैक्शन कैसे होती है, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग किससे ऑब्टेन करनी पड़ेगी मेरे भाई? यूजर एंटिटी से। आप जाएंगे यूजर एंटिटी के पास और आप ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो यूजर एंटिटी से मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा। या तो यूजर एंटिटी से ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो जाएगी या यूजर एंटिटी से ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं होगी। क्या यहां तक बात समझ आती? अगर तो यूजर एंटिटी से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन होगी, इसका मतलब है हैप्पी एंडिंग। टेक्निकली स्पीकिंग आइजा 402 अप्लाई नहीं हो। अगर यूजर एंटिटी से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई तो टेक्निकली स्पीकिंग आइजा 402 अप्लाई नहीं होगा। मतलब आपको वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने यूजर एंटिटी से ही अंडरस्टैंडिंग, ये वही सिनेरियो हो गया कि यूजर एंटिटी काम कर रही है और आपने उसी से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई तो इससे होगा क्या? जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई तो इसका मतलब है आपने रिस्क आइडेंटिफाई भी कर ली है और रिस्क को अंडरस्टैंडिंग मिल गई आपके पास। तो होता क्या, जब हम ऑडिट करते हैं तो हम तामिल माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? हम ऐसे जैसे पूछते हैं, भाई आप बताएं क्या प्रोसेस है। वो कहता है यार मैं एक बिल देता हूँ, बिल इशू करने की पावर किसके पास है? मेरे पास है। सही है, बिल कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में जाके इस बिल की कॉपी को जमा करा। जब वो जमा कराता है तो हर बैंक में जिनके साथ हमारा अरेंजमेंट है, जिनका तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ अरेंजमेंट है, उनके पास एक यूटिलिटी काउंटर आ रहा होता है। वो उसी जगह पे जाके बिल को जमा कराएगा। जब वो बिल जमा करा रहा होगा तो उस पर सामने वाला बैंक क्या लगा रहा होगा? एक स्टैंप लगा रहा होगा, कैश कलेक्ट कर रहा होगा और एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक कॉपी किसको दे देगा? कस्टमर को। ये सारा याद आ रहा है मैडम? नोट ध्यान ना करें, याद देखते रहे। तो सारा प्रोसेस याद आ रहा है, तो ये सारा काम होता है। अच्छा, तो मैं कहूँ मुझे एक बात बताओ, अब जहां मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी ना, मैंने कहा यार रिस्क है मेरे भाई। क्या रिस्क है? कॉमन सेंस है। उसने स्टैम्प नहीं लगाया और कैश ऑब्टेन कर लिया, कैश ऑब्टेन कर लिया और कॉपी कस्टमर को नहीं दी। एक रिस्क हो सकता है। दूसरा रिस्क, कैश भी रिसीव कर लिया, स्टैंप भी लगा दी, सिस्टम में नहीं डाला कि एसएसजीसी को नहीं बताया कि मुझे कैश रिसीव हो चुका। बैंक है यार, पैसा अपने पास रखा हुआ है। या कैश रिसीव हो गया, 1 महीने बाद बता रहा है कि भाई मुझे तो कैश रिसीव हुआ। तो 1 महीने बाद, तो 1 महीने तो फाइनेंस कॉस्ट मुझे बेयर करनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक बात? तो मैंने कहा अच्छा ये है। तो मैंने कहा भाई ये रिस्क है, ये सारे रिस्क है। मुझे बताओ तुम्हारे पास कंट्रोल्स क्या है? तुम कैसे इंश्योर कर सकते हो कि कल को ये बैंक ये हरकत करे तो तुम्हारे पास क्या इंटरनल कंट्रोल्स है? उसने कहा मेरे पास बेहतरीन इंटरनल कंट्रोल है। मैंने कहा क्या? उसने कहा जितना भी पैसा रिसीव होता है, जितना भी पैसा रिसीव होता है, वो डे एंड पे हर बैंक अपनी एक एक्सेल की शीट बनाता है और वो ये कहता है कि इन इन कस्टमर्स ने मुझे पेमेंट करी है और इतनी करी है। और वो एक्सेल की शीट और बिल के वो जो कॉपीज है वो और अमाउंट ये मुझे ट्रांसफर कर देता है। तो मैं तो बैठ के उसको आराम से मैं कहता हूं नहीं, वो वाला बिल जो इसने अपनी जेब में रखा और शीट में भी नहीं डाला और उसकी कॉपी भी तुम्हें नहीं दी, उस वाले बिल का कह रहा है कोई मसला नहीं, बात ही नहीं है। कह रहा है अगले महीने मैं कस्टमर के बिल में पुरानी अमाउंट भी डालूंगा और नई भी डालूंगा और एलपीएस भी डालूंगा। वो चीखता चीखता किसके पास आएगा? वो मेरे पास ही आएगा। दुनिया में बैंक में कहीं भी फ्रॉड हो जाए, वो भागता भागता किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। मुझे दिखाएगा, क्या दिखाएगा? कि मैंने ये पेमेंट कर दी है, ये मेरे बिल की कॉपी है, ये मैंने पेमेंट कर दी है। मेरे पास डिटेक्टिव कंट्रोल मौजूद है। अगर कोई फ्रॉड कर भी लेगा तो मेरे पास, मैं कहता हूं जबरदस्त। अब आप सोचें जितनी मैंने और आपने बात करी तो कितना आसान हो जाएगा कि मेरे ये रिस्क है, इस रिस्क के अगेंस्ट मेरे पास ये इंटरनल कंट्रोल्स मौजूद है। वो इंटरनल कंट्रोल किसके पास मौजूद है प्यारे बच्चों? इंटरनल कंट्रोल किसके पास मौजूद है? यूजर एंटिटी के पास। जब यूजर एंटिटी के पास इंटरनल कंट्रोल मौजूद है तो आपको तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स मौजूद है। आप उन कंट्रोल, अगर तो वो कंट्रोल उस एरर या फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये वो सारी बातें वही है जो हम कैफ में पढ़ते थे बच्चों का। यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा जी, डन हो गया। अगर तो यूजर एंटिटी कहती है मुझे नहीं पता,
हाँ जी, अगर यूजर एंटिटी आपसे कहते कि मुझे नहीं पता कि भाई वो लोग ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, ना ही मेरे पास कोई इंटरनल कंट्रोल्स मौजूद है, यहां पे आइजा आपसे कहता है कि यार आप एक काम करें, आप T1 या T2 रिपोर्ट ले लें। ये T1 या T2 रिपोर्ट क्या होती है, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे कर रहा हूं। टाइप 1 रिपोर्ट ले लें या टाइप, और इसको समझने के लिए हमने वॉल्यूम 2 में जाना पड़ेगा, और वॉल्यूम 2 में एक स्टैंडर्ड है IS-AE 3402। एक स्टैंडर्ड है IS-AE, हमें अब तक तो आइजा पता था, अब एक और चीज आएगी IS-AE 3402, हमने इंशाल्लाह उसको पढ़ना है। और उसके बाद वो कहते हैं एक काम करें, अंडरस्टैंडिंग किसके पास है, अंडरस्टैंडिंग किसके पास है सर, तो आप एक काम करें, ऑब्टेन कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किससे ऑब्टेन कर ले, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से थ्रू यूजर एंटिटी। और यही चीज डिपेंड करती है डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, लेवल ऑफ रिलेशनशिप, कि अगर दोनों के दरमियान ये इंटरेक्शन रिलेशनशिप है तो यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को बोलेगा कि भाई तुम ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट करते हो, तुम्हारे एसओपीज क्या है, तुम्हारी पॉलिसीज क्या है, वो डॉक्यूमेंट जरा मुझे शेयर कर दो। क्यों शेयर कर दो, किसको चाहिए, ऑडिटर को चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो चूंकि अंडरस्टैंडिंग मौजूद किसके पास है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद है, या दुनिया में किसी न किसी के पास होगी, तो दो ही एंटिटीज है, एक यूजर, दूसरा अगर यूजर के पास जो काम कर रहा है उसके बाद आप उससे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लो। तीसरा काम, ये पहला काम, ये दूसरा काम, तीसरा काम, यूजर ऑडिटर खुद पर्सनली जाके विजिट कर ले, यूजर ऑडिटर खुद पर्सनली जाके विजिट कर ले, और वहां पे जाके देख ले कि ट्रांजैक्शन किस तरीके से इनिशिएट होती है, प्रोसेस होती है और रिकॉर्ड होती है, खुद जाके प्रोसेस को ऑब्जर्व कर ले। चौथा काम, यूजर ऑडिटर वहां पे नहीं जा सकता, किसी और ऑडिटर को, हाँ जी जबरदस्त, किसी और ऑडिटर को एंगेज कर, यहां तक बात। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग किसे लेनी है, मिल जाए हैप्पी एंडिंग, नहीं मिलती तो स्कोप लिमिटेशन नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती तो स्कोप लिमिटेशन नहीं। अंडरस्टैंडिंग किसके पास होगी भाई, उससे इंफॉर्मेशन मंगा लो, तुम खुद चले जाओ किसी और ऑडिटर को भेज दो, या टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, वो क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यहां तक बात समझ आती है? 2 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट करें जल्दी से। बैंक पेमेंट कलेक्ट करते हैं मंथ के स्टार्ट में और जानबूझ के एंड पे एक्सेल की शीट में डालते हैं, जानबूझ के आखिरी के दिन में डालते हैं। हाँ, तो ड्यू डेट में तो पेमेंट नहीं हुई होगी, बल्कि तो पेमेंट बल्कि जब पेमेंट होगी तो उसमें स्टैंप लगी होगी। आज आप बिल जमा करा जाने जाएंगे तो आज 10 दिसंबर की स्टैंप लगेगी, वो 12 की तो नहीं लगा सकते। जब वो 12 की लगाएगा तो आप कहेंगे भाई ये 12 का क्यों लगाया हुआ भाई, तुमने 10 तारीख के आज तो 12 की स्टैंप क्यों लगा रहे हो, तो ये कर लो। उस पर आते हैं ना, उसी पे भी आते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो बेटा यहां तक? यस यस यस, लेवल ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, कि वो जो एग्रीमेंट है क्या उसमें अलाउ है, अगर अलाउ है तो मैं यहां से कर लूंगा, अलाउ नहीं है मैं खुद जाके ऑब्जर्व कर लूंगा या किसी और ऑडिटर को एंगेज कर लूंगा। तो ये 4-5 ऑप्शन अवेलेबल है। सॉरी भाई, टाइम माइक्रो फाइनेंस बैंक कहता है लेट से मैं तो अपने प्रीमिसेस में किसी को एंटर नहीं होने दूंगा, तो इसका मतलब है आप तो ये स्पेसिफिक आप जाके विजिट तो नहीं कर सकते, आप किसी और ऑर्डर को एंगेज में नहीं कर सकते। फिर ऑप्शन क्या बचा कि आप ठीक है विजिट ना कर रहा हो, एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो, मुझे शेयर ना करो, यूजर एंटिटी को शेयर करो, यूजर एंटिटी मुझे शेयर करो। हाँ जी, मिल जाती है कुछ नहीं मिलती, फिर मैं सेकंड अंडरस्टैंडिंग जब पार्शियल है तो रिस्क आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता।
मैं तो फिर सेकंड स्टेप पे चला जाऊंगा कि मतलब है यस, इस पे चले जाओ। चले जी, अगर तो आपको अंडरस्टैंडिंग इनके थ्रू ऑब्टेन हो जाती है या इनके थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं होती, भाई दो ही पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, या तो इसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो जाए या इसके थ्रू भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन। अगर इसके थ्रू भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं हो सकती, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। अगर इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। क्या ये बात समझ आती है? आइजा 315 की वजह से स्कोप लिमिटेशन आ रही है। अब तक हम क्या पढ़ते थे? कैफ में क्या पढ़ते थे? कोई मिस स्टेटमेंट आएगी तो क्या कहते हैं, रिपोर्ट क्वालिफाई, ओपिनियन क्वालिफाई कर देंगे, या मैनेजमेंट अगर मुझे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने नहीं देगी, यहां पे ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, यहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है और आप प्लानिंग फेज नहीं कर पा रहे, आप रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर 315 के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। आप क्यों? जब आपको पता ही नहीं कि क्रिप्टो का प्रोसेस क्या है, जब आपको पता ही नहीं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे इनिशिएट हो रही है, तो आप क्रिप्टो के ऊपर कोई रिस्क आइडेंटिफाई, जब रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे तो इस रिस्क के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हो सकेगा मेरे भाई। क्या यहां तक बात समझ आती है? डन हो गया। तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। अगर तो आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, अगर तो आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन, चाहे ऐसे, ये वाला भी ऐसे से लिंक्ड है, सही है, या फिर ऐसे, अगर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली तो इसका मतलब है आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। जब रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए तो उस रिस्क के अगेंस्ट अब क्या करता हूं मैं? प्रोसीजर। प्रोसीजर किस किस्म के होते हैं? रिस्पॉन्सेस। याद आ रहा है? दो किस्म के होते थे, एक होता था टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक होता था टेस्ट ऑफ डिटेल्स। याद आ रहा है प्यारे बच्चों? रिस्पॉन्स दो ही किस्म के होंगे, तभी तो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स, क्यों? ताकि कंट्रोल्स को टेस्ट करूं या नहीं। और दूसरे मेरे पास क्या आते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अगेन अगेन अगेन, पहला नंबर किसका? पहला नंबर किसका? पहला नंबर किसका? यूजर एंटिटी। आप पहले किसके कंट्रोल्स को टेस्ट करोगे? यूजर एंटिटी। तो आप यूजर एंटिटी के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को टेस्ट करोगे, पहली चीज। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पहले किसके पास जाके देखोगे? यूजर एंटिटी। ध्यान हो गया? पहला नंबर हमेशा किसका होगा? यूजर एंटिटी। आप जिसका ऑडिट कर रहे हो उसके पास कोई अंडरस्टैंडिंग है, उसके पास कोई कंट्रोल्स है। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग ली कि यूजर एंटिटी के पास इंटरनल कंट्रोल मौजूद है, तो फिर टेस्ट में किसके कंट्रोल्स करोगे? सेंस बनता है इस चीज का यार, फिर वहां क्यों जा रहा हूं? तो पहला नंबर मेरा भाई यूजर एंटिटी। क्या मतलब? मैं कहूंगा अच्छा आपके पास एक कंट्रोल है कि आपका क्या कहते हैं, कल को कोई भी कस्टमर आ जाएगा और बोलेगा भाई मैंने तो बिल जमा करा दिया, मुझे क्यों लेट पेमेंट सर्च आता है, तो मुझे दिखाओ ऐसे कितने कस्टमर। या आपके पास कंट्रोल है कि वो डे एंड पे सारा पैसा, सारी एक्सेल की शीट है और सारे बिल्स है, वो आपको भेज दो और आप उसको रिकंसाइल करते हो, मुझे वो रिकंसिलिएशन दिखा दो, उसमें सिग्नेचर कौन करता है, डिपार्टमेंट कौन है, मुझे वो दिखा दो। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो ये मैंने कहा यार जबरदस्त जबरदस्त, यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल्स भी, यूजर एंटिटी के पास अकाउंटिंग बिल्स भी, और पैसा तो बैंक में आके गिर रहा है। डन हो गया भाई? अच्छा, अगर यूजर एंटिटी के पास नहीं है, दूसरा, अगर यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल्स मौजूद नहीं है, अब भाई आप किसके पास जाऊं? तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका, यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, T2 रिपोर्ट। ये क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करते। तो पहला तरीका T2 रिपोर्ट। दूसरा तरीका, आप वहां पे जाके खुद कंट्रोल्स को, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को टेस्ट कर लें। तीसरा तरीका, आप नहीं जा सकते, अनदर ऑडिटर को इंगेज करना। भाई इस दुनिया में किसी एक के पास तो कंट्रोल होंगे, या मेरे पास है या आपके पास है या हम दोनों के पास है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों के पास कंट्रोल ही नहीं और काम ऐसे ही हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। सही है? अच्छा, अगर ऐसा भी है तो आप कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो इसका मतलब है T2 रिपोर्ट ले लें, ये क्या इसको होल्ड पर रखा हुआ है? आपके यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल नहीं, कंट्रोल किसके पास है मेरे भाई? आप चले जाए वहां पे कंट्रोल्स को टेस्ट करना है। तीसरा तरीका, अनदर
ऑडिटर किसी आप नहीं जा सकते भाई, आउटसोर्स किया हुआ है माल्टा वालों को। माल्टा मैं तो नहीं जा सकता, तो मैं डेलॉइट माल्टा को बोलूंगा कि भाई आप मेरे बिहाफ पे ये काम कर लो। डन हो गया प्यारे बच्चों। इन सारी चीजों के मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। सही, अगर टेस्ट ऑफ डिटेल अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, किसके पास मौजूद नहीं है मेरे भाई? तो मैं किसका मतलब है किसके पास मौजूद होंगे? तो आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को टेस्ट कर लें। आप नहीं कर सकते, अनदर ऑडिटर को इंगेज कर लें, उनको बोलें कि मेरे बिहाफ पे ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख के आ जाओ। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अब जो मैं आपसे ये जो मैंने नो वाली बातें कही हैं और यहां जो नो वाली बातें की, इसके ऊपर एक एग्जांपल सुन लें, बड़ी अच्छी एग्जांपल है और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। कंपनी ए, सुने बच्चों आ जाए, कंपनी ए ने रोड बनाया, कंपनी ए ने रोड कंस्ट्रक्ट किया। रोड कंस्ट्रक्शन में कितने साल लग गए? 2-3 साल लग गए। तो रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा था, हम ऑडिट कर रहे थे, कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही थी, सही है, एसेट आ रहा था, CWIP आ रहा था, ये सारी चीजें आ रही। जहां रोड बन गया, तब जब रोड बनाया तो रोड बनाया क्यों है? टोल कलेक्ट करने के लिए, सही है। तो ये जो टोल कलेक्शन थी, ये इसने किसको आउटसोर्स कर दिया? कंपनी बी को। और ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, ये हुआ था हमारे साथ। किसको आउटसोर्स कर दिया? कंपनी बी इनकी अपनी रिलेटेड पार्टी थी। कंपनी बी इनकी अपनी, अच्छा, जो कि कंपनी बी इनकी अपनी रिलेटेड पार्टी थी, कंपनी बी क्या करता था? डे एंड पे जितना भी टोल कलेक्ट होता था वो कंपनी ए के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था। और कंपनी ए में एक फाइनेंस का बंदा होता था, वो एक एंट्री बनाता था, बैंक डेबिट नहीं यार, रेवेन्यू क्रेडिट। और हम जब गए, हमने कहा भाई रेवेन्यू पूरे साल का कितना है? 450 मिलियन। 365 दिन का रेवेन्यू कितना है? 450 मिलियन। भाई ब्रेकअप क्या है? ये ब्रेकअप है हर दिन। भाई ये जो पहले दिन आपने 8 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड करा है, इसका रिकॉर्ड करने का तरीका बताओ भाई, ये कैसे रिकॉर्ड करा है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या इंटरनल कंट्रोल है? कोई गाड़ी वाला आए पैसे दे, पर्ची ना ले, भाई कितने रिस्क आ सकते हैं? इसने कहा भाई ये तो हमारे पास तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, सारे काम कौन करता है? कंपनी। ये कंपनी ए कौन है प्यारे बच्चों? यूजर। ये कंपनी बी कौन है? सर्विस। मैं कंपनी, सुनिएगा मेरी बात को, क्या ये अंडरस्टैंडिंग में सर्विस, क्या ये अंडरस्टैंडिंग में यूजर आइडेंटिटी से ऑब्टेन कर सकता हूं? तो मेरे पास क्या तरीका था? मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, वो जो कंपनी बी है उससे मुझे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तो मंगाओ, कुछ टिकट्स वगैरह की कॉपीज वगैरह भिजवा दो, वो लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो भिजवा दो, क्या कंट्रोल है वो, कुछ इन्फॉर्मेशन। ये नहीं हो सका तो मैंने क्या करा, जल्दी से बता दे मैंने क्या करा। मैं जाकर वो रोड विजिट कर कर आया, जो हैदराबाद में वो रोड था, और वो रोड विजिट करके मैंने ऑब्जर्व किया है कि टोल कलेक्ट कैसे हो रहा है, ये काम कर किस तरीके से रहे, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले गाड़ी आती होगी, गाड़ी आती होगी तो फिर उसको एक टिकट इश्यू होती होगी, टिकट इश्यू होती होगी, कैश रिसीव होता होगा, डे एंड पे आके सारा कैश काउंट होता होगा, एक बंदा आता होगा कहता होगा आज के दिन में 10 पर्चियां काटी है तुमने, तो हर पर्ची 100 रुपए की, तो 1000 रुपए का कैश होना चाहिए, 1000 रुपए का वो कैश लेता होगा। कि यहां तक बात समझ आ रही है आपको? तो ये सारा प्रोसेस था। मैंने जाके भाई मैं तो हैदराबाद नहीं जा सकता, मैं किसी और ऑडिटर को कि भाई तुम मेरे बिहाफ में जाके यार ये चेक करके आ जाओ कि इनका ऑब्जर्व क्या है। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अगर मैंने इसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग ले ली तो इसका मतलब मेरे पास अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। जब अंडरस्टैंडिंग मौजूद है तो उन कंट्रोल्स को मैं, यूजर एंटिटी के पास तो कंट्रोल्स नहीं थे, तो मैंने क्या करा, T2 रिपोर्ट थोड़ी देर के लिए होल्ड रखा हुआ है। दूसरा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो कंट्रोल्स थे उनको टेस्ट करे या किसी और ऑडिटर। जो बिल्स की कॉपीज थी, ये मेरा टेस्ट ऑफ डिटेल था, ये मेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड था, ये यूजर एंटिटी के पास तो मौजूद नहीं है, किसके पास मौजूद थे? मैं उधर जाके मैंने वहां पर काउंट कर लिया। तो यहां तक बात समझ आ रही है? अब इस सब प्रोसेस, अगर मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुनिएगा, एक गाड़ी आती है, सही है, गाड़ियों की बहुत सी किस्में, मोटरसाइकिल से 500 रुपए नहीं लूंगा और ट्रक वाले से 50 रुपए नहीं लूंगा, पता है ना मैं यार, मोटरसाइकिल वाला होगा तो कितने रुपए? 50 रुपए, बड़ा ट्रक जा रहा होगा तो 500 रुपए, सही है। अच्छा, तो वो एक प्राइस नोटिफिकेशन था जो किसके पास था? काउंटर, टोल काउंटर वाले के पास था।
और वो चेक करता था गाड़ी कौन सी है, बाइक है, रिक्शा है, क्या है, उसके बेसिस पे वो उसको पर्ची काट के देता था। क्लियर हो गया? सही है। अच्छा, ये वो मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे उन लोगों ने बताया था कि भाई हम क्या करते हैं, हम पर्ची काट के देते। अच्छा, फिर उसके बाद वो कैश कलेक्ट करता है। अच्छा, फिर उसके बाद आज पहला दिन था हमारा, सही है, रोड जब बना तो आज हमारा पहला, इट मींस पहला नंबर बिल का क्या आ रहा होगा, 001, और आखिरी नंबर क्या आ रहा था, 020। तो इसका मतलब आज के दिन कितनी पर्चियां कटी, और मैं एज्यूम करूं एक ही किस्म की गाड़ी आई थी, सही है, तो 100 रुपए के हिसाब से अमाउंट 20, तो कितने रुपए, तो यार 2000 रुपए कैश पड़ा हुआ है उसके पास, तो यार ये तो पैसा रख ही नहीं सकता, ये तो पैसा। अच्छा, अब मैंने कहा यार रिस्क है, पहला रिस्क बताया मुझे, पर्ची काटी नहीं, पैसे ले लिए, या ट्रक वाले से सेटिंग करी कि तेरी 500 की बनती है, तुझे मैं मोटरसाइकिल की पर्ची काट के दूंगा, तूने मुझे 250 रुपए देने, 50 रुपए मोटरसाइकिल वाले के मैं दे दूंगा उसको, मतलब जो बनता है मुझसे मांगेंगे, 200 रुपए मैं अपनी जेब में रखूं। कह रहा है वो अपनी जेब में रख ले, फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? कह रहा है जब वो टोल बूथ के अंदर एंटर हुआ होता है तो उसकी चेकिंग होती है कि आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए, और जब आप वापस निकलोगे तब भी चेकिंग होगी कि 1 रुपया। अब आप सोचिए, 30 तक कंट्रोल्स, ये तो मैनेजमेंट, ये तो आपने बाद में सोचा है, जो सेठ बैठा हुआ है उसने तो ये सारी चीजें ये पहले सोची भी होंगी, तो ये कंट्रोल था। तो हमने कहा ठीक है ना, हमें शाम में बताएं तो ये कंट्रोल ऑफिसर था, हमने शाम में बैठ के इस कंट्रोल को, उसके पूरे कपड़े छाने जाते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इसकी जेब में 1 रुपया भी, जब बूथ में एंटर हुआ था तब भी 1 रुपया नहीं होना चाहिए, जब बूथ से, तो वो कह गया क्या फायदा कोई फ्रॉड करने का जब मेरी जेब में तो पैसा जाए। क्या यहाँ तक आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं? जब अंडरस्टैंडिंग नहीं तो हमने कहा ये रिस्क हो सकते हैं, इस रिस्क के अगेंस्ट ये कंट्रोल्स है, इन कंट्रोल्स को मैं क्या कर सकता हूँ, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है, जो एक पर्ची सामने वाले को दी जाती है वही एक पर्ची हमारे पास मिलती है। तो ये मेरा टेस्ट ऑफ डिटेल्स है। तो मैंने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाके दोनों चीजों को टेस्ट किया। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर यूजर एंटिटी के पास नहीं है चीज है तो तो स्कोप लिमिटेशन ये किसके पास जाऊंगा? अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई, यस, हैप्पी एंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं हुई, सॉरी, अगर कंट्रोल टेस्ट नहीं हुए या अकाउंटिंग रिकॉर्ड को टेस्ट नहीं कर सका, देन स्कोप लिमिटेशन क्या है बच्चों? के यहां तक बात समझ आती है? भाई मुझे बताओ ना, मैं कैसे मान लूं 450 मिलियन का रेवेन्यू, ना तुम्हें पता है ना उसको पता है, ना तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, ना वो रिकॉर्ड देने के लिए मैं कैसे कह दूं इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस? मेरी नजर में तो ये स्कोप लिमिटेशन। तो ये डन हो गया बात। इसको डायग्राम को आप गौर से देखें, आप एक चीज समझ जाएंगे जिस तरह हम कैफ में पढ़ा करते थे, थोड़ा गौर से देखें, रियलाइज हो जाएगी एक चीज, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन खत्म हो जाएगी अगले 1-1.5 साल के लिए। यस, किसने बोला? आइजा 402 इज इक्वल टू आइजा 315 प्लस आइजा, दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म है। जो आइजाज आपने करने हैं वो यूजर एंटिटी पे नहीं हो सकते, तो कहां जाके करने पड़ेंगे? बस इसका नाम आइजा 402, और कुछ भी नहीं। तो है क्या 315? ये पूरी यहां पे जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये क्या है प्यारे बच्चों? 315। और जो यहां पे लिखा हुआ है ये आइजा 330 के लिए रिस्पॉन्स के लिए, आइजा मतलब रिस्क आइडेंटिफाई करना, उस रिस्क के अगेंस्ट, ताकि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए। यहां तक बात समझ आती है बच्चों? डन हो गया? चलिए जिसको नोट करें जल्दी से, छेती छेती। ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? चले जी, बच्चों सब हैंडआउट पे आ गए? सब आइजा 402 पे आ चुके हैं? यार सब आ चुके हैं भाई? शेयर कर लेना जल्दी जल्दी यार, आ जाए। कौन सा पेज नंबर है भाई? सीफैप है? चले जी, आइजा 402 ऑडिट कंसिडरेशन relating to an entity using a service
हम एक काम ये कर रहे हैं कि हम हाथ के, अच्छा ये वैसे किताब में रीड कर रहा हूँ लेकिन किताब रीड नहीं हो रही है, ये आइजा ही रीड हो रहा है, सही है, ये बेफिक्र है, ये मेरी अपनी अंग्रेजी नहीं है, ये क्या रीड हो रहा है, ये आइजा ही रीड हो रहा है। तो घर जाके जब आप आइजा पढ़ेंगे किताब से तो सेम होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? बस मैंने करा ये कि मैंने उसको उस मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज कर दिया ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। user auditor's responsibility to obtain sufficient appropriate audit evidence when a user entity uses the service of a one or more service organization. Specifically, it expands on how the user auditor applies ISA 315 and ISA 330 in obtaining an understanding of the user entity, including internal control relevant to the audit, sufficient to identify and assess the risk of material misstatement, and in designing and performing further audit procedure responsive to those risks. क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे भाई? क्लियर है सारे यहां तक? ऑब्जेक्टिव, दो ही ऑब्जेक्टिव है, टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन and their effect on the user entities, internal control relevant to the audit, sufficient to identify and assess the risk. दूसरा objective, to design and perform audit procedure as responsive to those risks. Clear हो मेरे प्यारे बच्चों? पहला objective, how to obtain an understanding of the service provided by a service organization, including internal control. The user auditor shall obtain an understanding of how, पहला नंबर किसका? Of how a user entity uses the service of a service organization. क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपने? नेचर ऑफ द सर्विस। दूसरा, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर रिलेशनशिप होगा तो इसका मतलब है कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो मिल जाएगी। मैंने जाके विजिट करना होगा तो विजिट कर सकता हूं, मैंने किसी और ऑडिटर को वहां पे एंगेज करना होगा तो वो एंगेज हो सकता है। अच्छा, और ये जो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन इसको मैंने होल्ड पर रखा हुआ है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल, व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISA 315, द यूजर ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल। पहला नंबर किसका? यूजर एट द यूजर एंटिटी दैट रिलेट्स टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या यहां तक बात समझ आती है? द यूजर ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन द यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द ऑडिट हैज बीन obtained to provide a basis for the identification and assessment of the risk of material misstatement. अगला पॉइंट, if the user auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, nahi, sufficient understanding from the user entity, the user auditor shall obtain that understanding from one or more of the following, and these procedures are called risk. यदि बच्चों ऐसा ना करें, these procedures are called risk assessment procedures. प्लानिंग फेज में जो मैं प्रोसेस परफॉर्म करता हूँ वो क्या कहलाते थे? रिस्क। और जो मैं परफॉर्मेंस फेज में करूंगा वो कहलाएंगे ऑडिट। इन प्रोसीजर से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है, इन प्रोसीजर से रिस्क आइडेंटिफाई होता है और असेस होता है। तो क्या तरीका है? ऑब्टेनिंग अ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट इफ अवेलेबल, इसको होल्ड पे रखा हुआ है। कॉन्टैक्टिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू यूजर एंटिटी, क्या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, लेवल ऑफ रिलेशनशिप है। कॉन्टैक्टिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू यूजर एंटिटी टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। Visiting the service organization, a road visit किया था, visiting the service organization and performing procedure that will provide the necessary about the relevant control at the service, or using another auditor to perform procedures that will provide the necessary information about the relevant control at the service organization. अच्छा जी, implication of type 1 and type 2 report, इसको होल्ड पे रख रहा हूँ। रिपोर्टिंग implication आपके साथ पढ़ रहा हूँ। The user auditor shall modify the opinion in the user auditor's report in accordance with ISA if the user auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the services provided by the service organization relevant to the audit of the user entity's financial statement. अगर तो understanding obtain इनसे भी नहीं होती तो it will be considered as a scope limitation. Done हो गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पेज पे है। अगला ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा? अगला ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव 2, और इसका नाम क्या होगा? रिस्पॉन्डिंग। ये ऑब्जेक्टिव 2 कब अप्लाई होगा?
जब ऑब्जेक्टिव 1 में या तो यूजर एंटिटी के थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई है या इनके थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई, तब जाके ऑब्जेक्टिव 2। अगर अंडरस्टैंडिंग दोनों के थ्रू ऑब्टेन नहीं होगी तो ऑब्जेक्टिव 2 अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस होगी। आप अपनी ओपिनियन क्या कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, मॉडिफाई कर दोगे। डन हो गया यहाँ पे। अच्छा, in responding to the assessed risk in accordance with ISA 330, the user auditor shall determine whether sufficient appropriate audit evidence concerning the relevant financial statement assertion is available from the records held at the पहला नंबर किसका, user entity, perform further audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence or use another auditor to perform those procedure at the service organization on the user auditor's behalf। ये क्या है, दो ही चीजें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल में पहला लिखा हुआ आ रहा है ऑब्टेनिंग टाइप टू रिपोर्ट, उसको होल्ड पे रखा हुआ है। परफॉर्मिंग एप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल एट द, अगर यूजर ऑडिटर के पास कंट्रोल नहीं है तो फिर कहां कंट्रोल होंगे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आप वहां पे जाके परफॉर्म कर लें, आप नहीं जा सकते। यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर ऑडिटर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स इंस्पेक्टिंग द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स हेल्ड बाय द, पहला नंबर यूजर एंटिटी का, इंस्पेक्टिंग द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स हेल्ड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन ऑफ यूजर एंटिटी। इस कंफर्मेशन को ऊपर स्टार लगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और ये वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आइजा 402 आइजा 505 को ओवरराइड कर देगा। यहाँ पे आइजा 402 आइजा 505 को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। अच्छा, implication, the user auditor shall modify the opinion in the user auditor report in accordance with ISA 705 if the user auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the services provided by the service organization relevant to the audit of the user entity's financial statement। अगर आप ये TOC से TOD परफॉर्म नहीं कर सकते तो आपने अपनी ओपिनियन क्या करनी होगी प्यारे बच्चों, मॉडिफाई, बिकॉज इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप। मेरे पास ना टिकटें हैं, ना कंट्रोल है, ना मेरे पास प्रोसेस है, यार मैं कैसे करूं इसको। डन हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्लियर है। अच्छा, तो ये हमने एक क्विकली रीडिंग कर ली ताकि आपको आइडिया थोड़ा सा ये हो जाए कि किताब में चीजें किस तरीके और स्ट्रक्चर्ड वे में क्या। अब जब आइजा, अब जब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने किताब रीड करनी है। किताब रीड करेंगे तभी आइजा का स्ट्रक्चर समझ आएगा। आप वैसे ही आइजा 402 घर में बैठ के घुमाते हैं, आपको एक अल्फाज भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जब आप आइजा 402 घुमाएंगे तो उससे फायदा क्या हो जाएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी चीजों। आइजा का एक मसला यह है कि आइजा 402 है तो 4 पेज का, पीछे जो उसकी एप्लीकेशन मटेरियल है ना वो 40 पेज की। तो आप एक पैराग्राफ देखेंगे, उस एक पैराग्राफ के ऊपर जो गाइडेंस दी हुई होगी वो 10 लाइनों की, मतलब 10 पैराग्राफ्स की दी हुई होगी। सही है, तो ये चीज मैंने किताब में क्या करी है, उन सब चीजों को समराइज कर दिया और कंपाइल कर दिया। जो पहले पेज में आपका मेन पैराग्राफ आ रहा है, गाइडेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहे हैं वो सारे के सारे मैंने एक जगह यहीं पे समराइज कर दिया। यहाँ तक बात समझ आती है सबके? अच्छा जी, जब आप आइजा 402 जैसे ही खत्म होगा, अगले पेज पे आपके पास आइजा 402 से रिलेटेड जितने भी पास पेपर्स होंगे वो सारे आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। और आइजा 402 सिर्फ पास पेपर्स यहाँ पे नहीं होगा। जब कैफ में ये हरकत होती थी कि सब्सिक्वेंट इवेंट का सवाल होता था, आंसर सब्सिक्वेंट इवेंट से, तो जब आगे जाके हम आइजास पढ़ते रहेंगे तो वहां पे भी आइजा 402 आ रहा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा जी, समर 2017 हमारी आज की क्लास का टारगेट है, हम एक पास पेपर्स भी कर रहे हैं, जल्दी से आ जाए। समर 2017, योर ऑडिट क्लाइंट मार्स पाकिस्तान। अच्छा, समर 2017 के आंसर के लिए हमारे पास आंसर इस किताब में मौजूद नहीं है। पिछले 6-8 अटेम्प्ट के जितने भी पास पेपर्स हैं आई कैप के, और उसके जितने भी आई कैप के आंसर थे मेरे खुद के तैयार करदा आंसर, और वो आंसर सिर्फ आंसर नहीं होंगे, वो आंसर के अंदर एक स्टूडेंट बॉक्स भी होगा, स्टूडेंट कॉर्नर भी होगा, कि वो उसके अंदर आपके लिए गाइडेंस। इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोने में लेके जा रहा हूं मेरे भाई, आप खुश में ना रहे, सही है। इसका मतलब यह है कि भाई ये तो बॉक्स आपने लाजमी पढ़ना है। जब तक आप ये बॉक्स नहीं पढ़ेंगे आपको आंसर कभी भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे सवाल और इनके अलावा जो स्पेशली रिस्क और प्रोसीजर के सवाल होते हैं जिसके अंदर आईएफआरएस के इम्प्लीकेशंस, तो ऊपर जो मैंने रिस्क लिखा होगा या जो प्रोसीजर्स लिखे होंगे उसके ऊपर कोई ना कोई आईएफआरएस, वो आईएफआरएस तक मैंने नीचे वहां पे रेलेवेंट कॉपी किया हुआ है, ताकि बच्चा जब वो पैराग्राफ पढ़ेगा खुद ही समझ जाएगा कि ये रिस्क है और ये प्रोसीजर्स है। आपको आईएफआरएस की किताबें रेफर करने की जरूरत
नहीं पड़ेंगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? वो सारे आंसर्स हमारे पास वॉल्यूम 2 में है। समर 2017 प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपके लिए हाजिर है। योर ऑडिट क्लाइंट मार्स पाकिस्तान लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल कंपनी. At the group level, a decision has been taken whereby the payroll function of all the group companies has been outsourced to the payroll processing firm PayPro situated in London. या बल्कि काम करते हैं, पहले विंटर 2015 करते हैं। सही है, पहले विंटर 15 करते हैं, 2 सवाल करते हैं। अच्छा, पहले विंटर 15 करते हैं। The following situation have arisen at different audit clients of your firm. The year end in each case is 30 September 2015. इसका अगर आप पार्ट 3 देखें तो ये वो सवाल है जो हम कैफ में कर चुके हैं। पढ़ लें एक बार। मुझे याद आ रहा है, ये वो सवाल है सीफैप का जो कि हम कैफ में पार्ट 3 कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने नहीं करा था, पार्ट 2 इंशाल्लाह आज कर रहे हैं। तो एक सवाल हमने शायद 3-4 महीने पहले करा था, एक सवाल हम इसको वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। Certain management function of the audit client had been outsourced. Most of the outsourced function are performed at the service organizations premises. एक लाइन का सवाल, 7 मार्क्स। सवाल की रिक्वायरमेंट, सवाल से ज्यादा बड़ा सवाल की रिक्वायरमेंट है। Evaluate the above situation and briefly explain the steps that the auditor would be required to carry out in the above. Impact on audit report is not required. प्यारे बच्चों 5 मिनट दे रहा हूँ, ड्राफ्ट कर, जल्दी से छेती ड्राफ्ट कर। रहेगा भाई, आपने एक फंक्शन क्या करा है, आउटसोर्स किया है। Evaluate the above situation, describe the course of एक्शन। इसका मतलब है जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जब आपने कोई अपना फंक्शन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स करा है, इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन में आप ये लिखेंगे कि मैं ये असेस करूंगा कि क्या मैं उस फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग यूजर एंटिटी से ऑब्टेन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, और अगर नहीं कर सकता तो फिर मेरा कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा। अगर मैं ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेता हूं तो जो मुझे कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने होंगे वो कहां से करने होंगे, वो यूजर। अगर मैं नहीं कर सकता तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाके उन कंट्रोल्स को टेस्ट करूंगा। इसका मतलब है सवाल को अगर आप देखें तो सवाल में इसने आपसे पूरा आइजा 402 एग्जामिन कर लिया। कितने नंबर का सवाल था? 7 नंबर का। उसमें जब तक आपको आइजा का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, आप ना सवाल में इवैल्यूएशन लिख सकेंगे ना ही कोर्स ऑफ एक्शन। तो अगर इस सवाल को हम ड्राफ्ट करें, अगर इस सवाल को प्यारे बच्चों हम ड्राफ्ट करें तो ड्राफ्टिंग में एक चीज का ख्याल रखिएगा। पहली चीज क्या है? इवैल्यूएशन। ऑडिटर शैल इवैल्यूएट whether an understanding can be obtained from user entity. ये evaluation. Course of action. जल्दी course of action. If yes, the user auditor shall obtain such understanding. क्यों understanding को obtain करनी है? To identify and assess the risk of. If not, jaldi, what would be the course of action? If not, the user auditor shall obtain such understanding by performing following procedures. और 4 procedures आपने मेंशन कर दिए। टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट ले ली, वहां जाकर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मंगवा ली, खुद जाके ऑब्जर्व कर लिया, विजिट कर लिया, या मैं वापस से नहीं लिख रहा प्यारे बच्चों। दैट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। डन हो गया यहां तक? अच्छा, ये तो फर्स्ट इवैल्यूएशन हो गई। सेकंड इवैल्यूएशन, हाँ जी, रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जो रिस्पॉन्स होगा वो किस किस्म का होगा? या तो टीओसी होगा या टीओडी होगा। तो वो किससे लेनी है? यूजर। The auditor shall perform the controls and inspect the accounting record at the user.
if such controls or accounting records are not available at the user, the auditor shall perform the following procedures, और ये procedures में कुछ mention है। डन हो गया यहाँ पे। तो इवैल्यूएशन में दो चीज है, आइजा 315, आइजा 330, और कोर्स ऑफ एक्शन में वो प्रोसेस में मेंशन करना है। जब तक आइजा का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता होगा, आप सुने मेरी बात, जो कुछ पहली क्लास में आपको बातें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें सुनिए। अगर पेपर में ऐसा सवाल आता है, इन दैट क्वेश्चन ओपन बुक पॉलिसी आपको हेल्प करेगी। ओपन बुक पॉलिसी मेरे प्यारे बच्चों आपको हेल्प, आप समझ रहे हैं, सिर्फ आज की क्लास का पर्पस ये नहीं है कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज की क्लास का पर्पस ये है कि आपको एक माइंडसेट पता चल जाए कि यार किस तरीके से हमने सब्जेक्ट को लेके चलना। तो इस सवाल में हमें लाजमी किताब हेल्प, तो किताब में अगर आपने प्रोसीजर्स और इवैल्यूएशन अच्छे से आइडेंटिफाई किए हुए होंगे, वो स्टिकर्स वगैरह लगाए हुए होंगे, तो पेपर में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, उसको रेफर करना होगा, आराम से आपने कॉपी करना होगा। इवैल्यूएशन में थोड़ा सा कॉमन सेंस समझ करिएगा, कोर्स ऑफ एक्शन बड़े आराम से आप किताब से लिख सकते हैं। ये बात समझ आती थी। ये सवाल विंटर 15 में आया था, और विंटर 15 में जब ये सवाल आया था, लेकिन बच्चे फिर भी क्यों नहीं लिख पाए? बिकॉज बच्चे सिर्फ 402 की रीडिंग करके चले जाते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता कि इवैल्यूएशन में क्या लिखना है, और कोर्स ऑफ एक्शन में बच्चों को आइजा 402 का स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आंसर को कॉपी करना भी थोड़ा सा मेरे भाई मुश्किल हो जाएगा। कहीं यहां तक बात समझ आती है? कुछ अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। विंटर 2017 ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है बच्चों, आ जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो बेटा? Your audit client Mars Pakistan Limited is a multinational company. Your audit client Mars Pakistan Limited is a multinational company. At the group level, यार इसको भी दिखा देना भाई, है। Your audit client Mars Pakistan Limited is a multinational company. At the group level, a decision has been taken whereby the payroll function of all the group company has been outsourced to a payroll processing firm, PayPro, situated in London. According to the terms of the contract, after processing, the payroll is sent to NPL for authorization. PayPro shares type 1 report with all of its clients on an annual basis. Due to resource constraint for this engagement, it might not be possible for you to visit PayPro for testing their controls. Evaluate the above situation and explain how would you test the operating effectiveness of control over payroll applied by। सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, किस चीज के ऊपर बात कर रहा है सवाल? टीओसी के ऊपर बात कर रहा है। इट मींस आपका आंसर भी कहां से होना चाहिए? टीओसी से होना चाहिए। आपका आंसर यहां से नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अब जब वो कंट्रोल्स की बात कर रहा है तो खुदा का वास्ता यहां से हमने आंसर मेंशन नहीं करना है। यहां से हमने आंसर मेंशन थोड़ा बहुत हेल्प करेगा ये डायग्राम हमें। आंसर मेनली मेरा कहां से होगा? आंसर मेनली मेरा 10 नंबर का सवाल है। 2-3 मिनट दे रहा हूं, सोचें क्या लिखेंगे, जल्दी छेती। सवाल कितने नंबर का? 10 नंबर। अच्छा, ऑल्दो ये वर्ड हमने पढ़े नहीं है, इसको हम आज की क्लास में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे, टाइप 1 और टाइप 2। सवाल क्या है? अब ये सिनेरियो, अब ये एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ये सवाल है, सवाल की कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, मैंने उसको क्या करना है प्यारे बच्चों? इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करके मैंने क्या बताना है? कोर्स ऑफ एक्शन। और ये करता रहूंगा, 10 मार्क्स मुझे इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। सवाल में अगर आपके साथ पढ़ूं, सवाल में क्या आ रहा है? योर ऑडिट क्लाइंट मार्स पाकिस्तान लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी, आउटसोर्स कर दिया आपने। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर प्रोसेसिंग द पेरोल इज सेंट टू एनपीएल फॉर authorization. The payroll is sent to NPL. Payroll is sent to user entity for authorization. ये authorization क्या होती थी? ऑथराइजेशन क्या होती थी मेरे भाई? कंट्रोल एक्टिविटी होती थी यार। तो इसका मतलब है इवैल्यूएशन में पहला पॉइंट में ये मेंशन करूंगा कि मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर टाइप 1 रिपोर्ट दी उसने, या मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में विजिट नहीं कर सकता, तो मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में पहले जा क्यों रहा हूं? अपेरेंटली सवाल से ये लग रहा है कि यूजर एंटिटी के पास
कंट्रोल्स मौजूद है। कंट्रोल कैसे मौजूद है? ऑथराइज कर रहा है। सिंपल सी बात है, मेरा पेरोल है, मैं ऑथराइज करूंगा तभी तो आप प्रोसेस करेंगे यार। तो क्या वर्ड यूज हो रहा है? डिग्री ऑफ इंटरैक्शन। क्या यहां तक बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का पोर्टल आउटसोर्स है, हमारी एक्सपर्टीज थोड़ी है यार ये। तो हमने पोर्टल क्या किया हुआ है? जब पोर्टल आउटसोर्स किया हुआ है तो इसका मतलब है वो मुझे एक बिल भेजता है, भाई इस महीने आपके इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स के हिसाब से इतना रेट, ये आपकी अमाउंट बनती। क्या मेरे पास कोई कंट्रोल मौजूद होंगे जिसके बेसिस पे मैं चेक कर सकूं कि हाँ वाकई इस महीने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे एडमिशन तो मेरे पास होते हैं ना यार, एक्सेस तो मैं इसको अलाउ देता हूं, मैं कर रहा होता हूं। तो इसका मतलब है यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल्स मौजूद है। मैं कहूंगा यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल्स मौजूद है, मैं उन कंट्रोल्स को क्या कर लूंगा? टेस्ट कर लूंगा। इवैल्यूएशन, यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल्स मौजूद है, मैं इनको सिर्फ नहीं देखूंगा, मैं किसको देखूंगा? तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? उन कंट्रोल्स को मैं क्या कर लूंगा? टेस्ट कर लूंगा। क्या याद तक बात समझ आती है? क्या लिखा मैंने लिखा यूजर एंटिटी के पास टेस्ट और कंट्रोल मौजूद है, तो मैं कंट्रोल्स को और कुछ अच्छे वर्ड लिख दूंगा कि यार अगर ऑथराइजेशन हो रही है, इट इंप्लाइज कि देयर इज अ डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। जितना मैं और आप इंटरेक्ट करेंगे, इट मींस उतने रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन हम आपस में शेयर करें। जितनी रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन हम आपस में शेयर करेंगे, उसका मतलब है उतने ही रिकॉर्ड्स और कंट्रोल मेरे पास मौजूद होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? पर मुझे तो आंसर कौन बता रहे? मैं सिर्फ इतना तो लिख के 10 मार्क्स तो मैं कहूंगा अगर इससे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं हो सकती तो मेरे पास रिपोर्ट कौन सी अवेलेबल है? टाइप 1 रिपोर्ट। ये है क्या? तो जरा बता रहा हूं। लेकिन टीओसी के लिए कौन सी रिपोर्ट चाहिए थी? टाइप 2। तो मैं कहूंगा टाइप 1 रिपोर्ट से तो काम नहीं चलेगा, मुझे कौन सी रिपोर्ट ऑब्टेन करनी पड़ेगी? T2 रिपोर्ट। अगर ये रिपोर्ट भी ऑब्टेन नहीं कर सकता मैं, क्या बचा जो मैं लिख सकता हूँ? हाँ जी, मैं अनदर ऑडिटर को इंगेज कर सकता हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं अनदर ऑडिटर को क्या कर सकता हूँ? इंगेज कर सकता हूँ। क्लियर है भाई? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या था? मैं T2 रिपोर्ट ले लूँ, मैं सर्विस ऑर्गेनाइजर के पास कंट्रोल जाके, ये तो सवाल में क्या है कि आपके पास नहीं है टाइम, आप नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अनदर ऑडिटर को इंगेज कर सकता हूँ। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? ये कुछ मेरे पास एक आंसर होगा। इसके अंदर अब एक दो पॉइंट्स है जो मैं आपसे डिस्कस करने चाह रहा हूँ, सुकून से सुनिएगा। और इसके अंदर हमारा जो कैफ वाले लेक्चर्स थे वो भी थोड़े से रिकॉल हो रहे हैं। अब इसको सुन लीजिए। एक वर्ड आ रहा है जो कि बार बार हमें तंग कर रहा है, इसका नाम क्या है? T1 और T2 रिपोर्ट। और यहाँ पे T1 और T2 रिपोर्ट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्या लिखा हुआ है? T2। ये डायग्राम क्लियर है? तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक का एक ऑडिटर होगा जिसका नाम होगा सर्विस ऑडिटर। सुन ले मेरी बात, तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक का ऑडिट कौन करता है? KPMG। तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक का ऑडिट कौन कर रहा है? KPMG की बात नहीं कर रहा। तामीर माइक्रो फाइनेंस KPMG, तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, लेंडिंग, पेरोल, उनका ऑडिट कर रहा हूं। ये जो बिल कलेक्शन आउटसोर्स हुई है, इसके लिए तामिल माइक्रो फाइनेंस बैंक ने किसको एंगेज किया? EY को। किसको एंगेज किया? EY को। ये जो EY है ये क्या कहलाएगा? सर्विसिंग। इस EY का काम क्या होगा? इस EY का काम ये नहीं है कि तामिल माइक्रो फाइनेंस बैंक ने किसको लोन दिया। इस EY का ये काम नहीं है कि तामिल माइक्रो फाइनेंस बैंक का पेरोल एक्सपेंस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका ये काम नहीं है कि इन्वेंट्री सही पड़ी है कि। ये किसका काम है? ये KPMG, तामिल माइक्रो फाइनेंस बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है। EY का यहाँ पे काम क्या है कि जो बिल कलेक्शन क्या हुई है, ये जो बिल कलेक्शन आउटसोर्स हुई है, इसके ऊपर दो किस्म की रिपोर्ट देगा, या तो टाइप 1 देगा या टाइप 2 देगा। उस फंक्शन को, जो कि फंक्शन क्या हुआ है? आउटसोर्स है। और वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी? वो रिपोर्ट जाएगी SHDC के पास और शेयर होल्डर्स के पास नहीं जाएगी, SECP के पास नहीं जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं जाएगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाएगी। किसके पास जाएगी? यूजर ऑडिटर और यूजर एंटिटी। सर ये दो किस्म की रिपोर्ट है, एक टाइप 1 है और एक टाइप, हमने इंटरनल कंट्रोल्स, अगर कैफ का याद आ रहा हो, हम सबसे पहले वॉक थ्रू करते थे, फिर DNI करते थे, फिर
यही मसला है बच्चों, सबसे बड़ा मसला ये। वॉक थ्रू करते थे, डीएनआई करते थे और फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते थे। डीएनआई और टीओसी में क्या फर्क होता? डीएनआई और टीओसी में क्या फर्क होता? डीएनआई में मेरे प्यारे बच्चों मैं सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल करता था, और टीओसी में कितने सैंपल करता था? 25, 30, 35 सैंपल्स करता था। जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लें तो क्या एक सैंपल से काम चलेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मैं 25, 30, 50 सैंपल्स कर रहा होता था, और डीएनआई में सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में सारा आपको प्रोसेस वापस से बता रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं, सुन ले मेरी बात। सबसे पहला काम आइजर 315 क्या काम होता है? अंडरस्टैंडिंग। मैं अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करता हूँ, सुन लीजिए, मेरी बात समझ आएगी तो पूरा सेट 3402 वॉल्यूम 2 भी सेट समझ। मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, मैं मैनेजमेंट से कि भाई मुझे बताएं पेरोल कैसे इनिशिएट होती है, प्रोसेस होती है और रिकॉर्ड होती है। ये पेरोल भी छोड़ दें, हमने इंटरनल कंट्रोल पढ़ा हुआ था रेवेन्यू का, याद आ रहा है? मैं कहता हूँ रेवेन्यू कैसे इनिशिएट होता है, प्रोसेस होता है और रिकॉर्ड। मैनेजमेंट आपसे कहती है पहले एक कस्टमर आता है, और कस्टमर आपके पास क्या जमा कर रहा होता है? परचेज ऑर्डर। सही है, ये परचेज ऑर्डर किसके पास जमा कराता है? सेल्स डिपार्टमेंट के पास। सेल्स डिपार्टमेंट में मिस्टर ए इस कस्टमर के नाम को ऑथराइज कस्टमर लिस्ट से चेक करते हैं, ठीक है? और अगर ऑथराइज कस्टमर लिस्ट में इसका नाम आ रहा होता है तो मिस्टर ए एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? सेल्स ऑर्डर। ये सेल्स ऑर्डर क्या होते हैं? ये सीक्वेंशियली नंबर, इसमें इन कस्टमर ए का नाम आ जाता है, यूनिट आ जाती है, प्राइस। ये जो प्राइस आ रही होती है, प्राइस कहां से आ रही होती है? ऑथराइज प्राइस। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अमाउंट आती है, और अगर वो क्रेडिट पे ले रहा है तो उस अमाउंट को मैच किया जाता है कहां से? ऑथराइज क्रेडिट लिमिट से। ये प्रोसेस याद आ रहा है प्यारे बच्चों? ट्रांजैक्शन ऐसे इनिशिएट होती है। प्यारे बच्चों इस पूरे डॉक्यूमेंट को जो मैं मैनेजमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा हूं, इसको कहते हैं वॉक थ्रू। ये एक वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है जो आप फॉर्म में जाके बनाएंगे इंशाल्लाह। ये एक वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप इंशाल्लाह फॉर्म में जाके कि ट्रांजैक्शन ऐसे इनिशिएट होती है, ऐसे प्रोसेस होती है, ऐसे रिकॉर्ड होती है, और आखिरी लाइन जो आ रही होगी वो लिखी भी आ रही होगी ये बंदा जर्नल एंट्री बनाता है, फुल स्टॉप। उसके बाद रिकॉर्ड वगैरह डन हो गया। अच्छा, ये क्या कहलाता है? ये तो वो है जो मैनेजमेंट ने मुंह के फाइल किया आपके सामने कि भाई सिक्वेंशियली नंबर भी है, भाई ये भी है, भाई ये भी है, भाई ये भी है। आप कहते हो कि ठीक है, मैं इन कंट्रोल को चेक करता हूं कि क्या जो आप कह रहे हो वो सही। तो ये चेक करने के लिए मुझे 100-150 सैंपल करने की तो जरूरत नहीं है, मैं तो कोई एक सैंपल करूंगा। मैं कहूंगा दिखाओ मुझे कोई भी परचेस ऑर्डर कस्टमर का, तो कस्टमर ए का परचेस ऑर्डर दिखाती है। मुझे दिखाओ इसके आगे सेल्स ऑर्डर, तो उसके आगे मैनेजमेंट सेल्स ऑर्डर दिखाएगी। सेल्स ऑर्डर में जो नाम आ रहा है इसको ट्रेस करवाओ ऑथराइज कस्टमर से। ये जो अमाउंट आ रही है उसको ट्रेस कराओ ऑथराइज। ये जो प्राइस लिखी हुई आ रही है उसको ट्रेस कराओ ऑथराइज प्राइस। ये जो सेल्स ऑर्डर सिक्वेंशियली नंबर है, चेक कराओ कि क्या ये सिक्वेंशियली नंबर्ड है। इस पे दो बंदों के साइन आ रहे हैं, मिस्टर ए के और मिस्टर बी के। ये मुझे दोनों के सिग्नेचर चेक कराओ। ये सारे काम जो आप करते हैं ये इसको कहते हैं डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, हमें डिजाइन भी नहीं बता रहा। ये मैंने क्या चेक किया? अगर मुझे लगता है यार मैनेजमेंट जो कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी, जो कह रही है उससे वाकई में एरर और फ्रॉड प्रिवेंट, इन कंट्रोल्स का डिजाइन अच्छा है जिससे एरर और फ्रॉड प्रिवेंट हो सकते हैं, और हो भी सकते हैं और ऐसा इंप्लीमेंट भी हुआ है। आप कहते हो यार मैं एक काम करता हूँ, मैं तो इन एरिया में कंट्रोल्स को भी टेस्ट करता हूँ। ये जो आप मजीद अब कंट्रोल्स करने जाएंगे ये क्या कहलाएंगे? ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कहलाएंगे। ये आपका आइजा 315 होता है, ये आपका आइजा 500 होता है। ये रिस्क आइडेंटिफाई होता है, इससे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट। भाई मैंने एक ट्रांजैक्शन देखी है,
क्या ये कंट्रोल पूरे साल इफेक्टिव है भी या नहीं, तो मुझे 25-30 देखनी पड़ेगी। तो सेम काम जो मैंने अभी करा ये मैं 25-30 ट्रांजैक्शन के लिए कर लूंगा, तो क्या कहलाएगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कहलाएगा। और इससे मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, तो ये 3 वर्ड्स थे कैफ के, वॉक थ्रू, डीएनआई एंड टीओसी। का यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों। अगर ईवाई सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करके दे रहा है तो डीएनआई, और डीएनआई का मतलब टाइप 1 रिपोर्ट। और अगर ईवाई आपको जल्दी 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 अगर ईवाई आपको 25, 30, 35 सैंपल्स करके दे रहा है तो ये आपकी कहलाएगी टाइप 2 रिपोर्ट। तभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, तभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल में T1 का वर्ड यूज नहीं हो रहा। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, और अंडरस्टैंडिंग में चाहे T1 मिल जाए या T2 मिल जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो जाएगी प्यारे बच्चों। ये जो ईवाई रिपोर्ट बनाएगा, ये रिपोर्ट आईजा 100 से लेकर 720 के हिसाब से नहीं होगी। ईवाई जो ये रिपोर्ट बनाएगा ये ISAE 3402 के हिसाब से होगी, जो कि वॉल्यूम 2 का एक स्टैंडर्ड है जिसको चला पड़ेंगे। और टेक्निकली स्पीकिंग उसको 99% पढ़ चुकी है। एक अल्फाज बोलना है, ये लिंक करके चलेंगे इंशाल्लाह, तो चीजें हमारे पास थोड़ी सी आसान रहेगी। डन हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ तो अगर मैंने इसको कॉन्सेप्ट क्या देना था कि नहीं नहीं भाई, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए T2 रिपोर्ट चाहिए, T1 से तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, T1 से तो सिर्फ एक सैंपल होगा, T2 रिपोर्ट चाहिए। T2 रिपोर्ट भी अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अनदर ऑडिटर को एंगेज कर सकता हूं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक डन है। अब एक और बात मेरी गौर से सुन ले, नोट नहीं करना है, सिर्फ क्लास का आज एक माहौल बना रहा है ताकि थोड़ा सीरियस हो जाए और फर्स्ट डे से सीरियस हो जाए। ऐसा ना करिएगा कि एक लेक्चर आज देख रहे हैं और एक लेक्चर आप 10 दिन बाद या 15 दिन बाद देख रहे हैं, या फिर 15 दिन तक कोई लेक्चर नहीं देख रहे और एक ही दिन में 15 लेक्चर देख रहे हैं। इस तरह आपकी पढ़ाई कभी भी रोज का 1 घंटा पढ़े, 1.5 घंटा पढ़े, लेकिन तमीज का पढ़ेगा। इस तरह ना करिएगा किसी पेपर से पहले। छुट्टियां जो मिले आपको, छुट्टियों को लेक्चर देखने में बर्बाद नहीं करना है। छुट्टियों का मतलब है आपका सैटरडे संडे भी, सैटरडे संडे आपका, क्या कह रहा हूं, सैटरडे संडे आपका लेक्चर देखने में बर्बाद। आपने कोशिश करनी है यार कि वीक डेज में फर्म के बाद थका हुआ बंदा होता है, प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा, एटलीस्ट एक सुकून से 1-1.5 घंटे का बैठ के लेक्चर देख लूं। सैटरडे संडे बैठ के तो आपने प्रैक्टिस करनी है, सैटरडे संडे तो बैठ के आपने वीक डेज में ही आपने वो ऐसा रिवाइज कर लेना है। आपने टारगेट बनाना है यार कि मैंने ये वाला लेक्चर देखना है सबका, और ये लेक्चर देखने के बाद मैंने फॉर्म में टाइम मिलेगा, बीच में टाइम मिलेगा, सुबह जल्दी आ गया कोई नहीं आएगा, मैं फौरन से आइजा को रीड कर लूंगा। सैटरडे संडे बैठ के तो मैंने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप FFR उठा रहे हैं तो ऐसा ना करें कि सैटरडे संडे बैठ के आप FFR के लेक्चर देख रहे हैं। सैटरडे संडे बैठ के तो आपने पूरा पूरा दिन कंसोलिडेशन के सवाल करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से डिसिप्लिन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पास होगा। ये नहीं है एक बच्चा ये भी है, ये भी 200 घंटे पढ़ेगा, एक आप भी, आप 200 घंटे, डिपेंड करता है दोनों ने 200 घंटे पढ़े कैसे। अगर आपने एंड में 200 घंटे पढ़े, पास होना मुश्किल है। आपने ये 200 घंटे रोज के 1-1 घंटे करके पढ़े, पास होना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। यहाँ तक बात समझ आती है, क्लियर हो गई प्यारे बच्चा? मेरी बात सुन ले। तो ये जो है ये 3402 है। डन हो गया प्यारे बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, अनदर ऑडिटर। ये जो आप अनदर ऑडिटर को एंगेज करोगे, इसके ऊपर भी एक आइजा है जिसका नाम है आइजा 600। बड़ा मुश्किल स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर भी एक आइजा है जिसका नाम है आइजा। जब आप किसी और ऑडिटर को यूज करते हो ताकि उसके बेसिस पे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए। ये भी क्या कहते, ऑडिटर के वर्ड 2 जगह आ रहे हैं, एक ये अनदर ऑडिटर आ रहा है और ये टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट किससे मिलेगी, सर्विस ऑडिटर से। प्यारे बच्चों, हम कैश में भी ऑडिटर का एक वर्ड पढ़ देते हैं। हमारे नाम के साथ एक और बंदा भी था जो ऑडिटर का नाम लेता था, ऑडिटर एक्सपर्ट। दूसरा इंटरनल ऑडिटर, एक तीसरे किस्म का ऑडिटर आ गया, सर्विस ऑडिटर। तो कैश में 2 ऑडिटर, एक तीसरे किस्म का आ गया और एक चौथे किस्म का आ जाएगा कंपोनेंट ऑडिटर, ग्रुप ऑडिटर, जो कैसे 600 में। अब मेरी बात सुनो, जहां जहां आपके नाम के साथ किसी भी ऑडिटर का नाम आता है, आपने उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट करना होता है। आपने उसकी एथिकल रिक्वायर, आपने ईवाई की रिपोर्ट लेके काम पे उसके ये नहीं कहना है कि वो कर दो, आपने ईवाई को असेस करना है कि क्या वो कॉम्पिटेंट है
कैपेबल है, इंडिपेंडेंट है, जो भाई सवाल पूछते कि ऑडिटर भी है, क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपके नाम के साथ जिस शख्स के साथ भी ऑडिटर का नाम आ जाएगा उसके ऊपर आइसा सप्लाई हो जाएंगे। और आइसा सबसे मेन आइसा क्या हो, उसका नाम यूज करके, उसका नाम यूज करके आप अपने ओपिनियन में ये कह रहे हैं इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। तो जब आप कॉम्पिटेंट हैं, आप कैपेबल हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं, तो उसका भी कॉम्पिटेंट होना, उसका भी कैपेबल होना, उसका भी इंडिपेंडेंट होना और उसका भी एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना लाजमी है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? जितनी अच्छी रिपोर्ट हो, बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, आप उस रिपोर्ट पर रिलाय नहीं कर सकते। आपने किसी और ऑडिटर को एंगेज करना पड़ेगा, आपने कोई और अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन करना होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है? तो हमने 3402 का ओवरव्यू दिया है, पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ाने के लिए अभी बता दो 10 सेकंड का लेक्चर है। एक ऐसी बात बोलनी है इस लेक्चर में कि लेक्चर ऑटोमेटिकली कंप्लीट। और 3402 में जो लिखा हुआ है, 3402 जो वॉल्यूम 2 में लिखा हुआ है, टेक्निकली वो कैफ में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिर्फ उसको हमने क्या करना है, आपस में लिंक करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? 600 के ऊपर ना जाइएगा, 600 का स्टैंडर्ड हमने, जब तक हम सारे स्टैंडर्ड नहीं पढ़ लेंगे हमारे 600 पढ़ ही नहीं सकते। डरो या प्यारे बच्चों, सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि जो T2 रिपोर्ट सर्विस ऑडिटर से मिलती है, ये जो अनदर ऑडिटर आप एंगेज करते हैं, ये अनदर ऑडिटर के सर्विस ऑडिटर क्या 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 कॉम्पिटेंट, कैपेबल और इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या यहाँ तक बात? 2-3 कॉमन सेंस वाली बात है। आप इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, आप एसएसडीसी का ऑडिट कर रहे हैं 31 दिसंबर 2019, और ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट पर्टेन करती है 31 दिसंबर 2018। तो ईवाई कॉम्पिटेंट भी है, कैपेबल भी है, इंडिपेंडेंट भी है, एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई भी कर रहा है, लेकिन आपको इसकी रिपोर्ट पर रिलाय, बिकॉज आपको इस साल के कंट्रोल्स पर रिलाय करना है, और वो जो कंट्रोल्स बता रहा है वो पिछले साल के बता रहा है। तो आपने टाइम पे देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट की डेट क्या है, रिपोर्ट कौन से फाइनेंशियल ईयर को एड्रेस कर रहा होता है। क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? क्लियर हम सारे यहाँ पे? ये हमारे पास आज की क्लास में एक स्टैंडर्ड था आइजा 402। हमने कोशिश करी कि आपका थोड़ा सा एक माइंडसेट बना दे, चीजें फाइनल की भी होंगी, घबराने की बात नहीं है। कैफ अगर स्ट्रॉन्ग है ये हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, पढ़ी हुई है सारी चीजें, अंडरस्टैंडिंग 315 पढ़ा हुआ है। आज की क्लास की भी इक्वेशन यही थी, आइजा प्लस आइजा 330 या आइजा 500, यही वॉक थ्रू डीएनआई टीओसी, ये वॉक थ्रू डीएनआई 300, वॉक थ्रू डीएनआई टाइप 1 रिपोर्ट कहलाएंगी, टीओसीज टाइप 2 रिपोर्ट कहलाएंगी। जो ISAE 3402 है वो EY के ऊपर अप्लाई होगा। 3402 किसके ऊपर अप्लाई होगा? EY के ऊपर अप्लाई होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो कोशिश करेगा जो पढ़ा है घर जाके आपने काम करना है, ना आंसर को सुकून से। अच्छा मेरी बात सुन ले, 1 मिनट ऑफ कर दो। क्लास का ऑब्जेक्टिव समझ आ गया प्यारे बच्चों कि किस तरीके से हमने चीजों को लेके चलना है। किताब हेल्प करेगी आपको। आपने घर जाके क्या करना है, किताब को एक बार रीड किया, फौरन से आइजा को रीड किया, और आइजा को रीड करने के बाद जो 2 सवाल हमने करे आपने खुद से बैठ के इसको ड्राफ्ट करते हुए, ये नहीं करना है कि हाँ यार ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने बाकायदा तौर पे आइजाज को खोलने हैं, वहां देख के आंसर लिखना है। ये प्रैक्टिस का फाइनल में, प्रैक्टिस का मतलब ये है किस सवाल में आइजा खोलना है, किस सवाल में आइजा, ये हम आज प्रैक्टिस करेंगे, तभी 3 घंटे में हमारी ग्रिप ऐसी होगी कि सवाल आएगा तो मुझे ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैं आइजा खोलूं या ना खोलूं, मुझे कंफर्म्ड होगा कि मुझे आइजा खोलना है या नहीं खोलना। ये प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर मेरे आंसर से कितना मैच करे। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अगर 7 नंबर का सवाल है तो क्या आपने वाकई में 15 मिनट में इसको कर लिया? 15 मिनट में जब आपने करा तो क्या वाकई में आपने आइजा को ओपन किया या नहीं किया? क्या आइजा ने आपको वाकई में इसके ऊपर हेल्प की नहीं की? आइजा में इतना बड़ा लिखा था, किस तरीके से मैं प्रिसाइज कर सकता हूँ, किस तरीके से सर ने ये प्रैक्टिस में काउंट होगा। 15 मिनट में सवाल करके आपने किताब हल करी, प्रैक्टिस में नहीं आएगी। एक सवाल 15 मिनट में करना है, आधा घंटा उसको बैठ के एनालाइज करना है कि हाँ यार ये गलती करी, ये नेक्स्ट सवाल ख्याल रखना है। क्या हो गया प्यारे बच्चों? बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।